अब पहले नियोरियलिज्म है क्या, इसको समझ लेते हैं। रियलिज्म में आप बिहेवियरलिज्म मिला दो या ऐसा करो सिस्टम थ्योरी मिला दो, सिस्टम थ्योरी, तो क्या बन गया, नियोरियलिज्म। बस इतना ही परिवर्तन हुआ है। यथार्थवाद में व्यवहारवाद और क्या मिला दिया गया है, व्यवस्था सिद्धांत। अब देखेंगे कैसा मिला है, आपको रटने की करते जरूरत नहीं है। तो क्या इसका जो प्रणेता है केनेथ वाल्टज, क्या वो व्यवस्थावादी है, क्या वो व्यवहारवादी है? नहीं है। वो उनसे प्रभावित तो जरूर है लेकिन वो पूर्णतया नहीं है, क्योंकि इसके साथ साथ ये और क्या मिलाता है, रियलिज्म भी मिलाता है। तो रियलिज्म तो परंपरावाद की धारा है, तो इसने परंपरावाद को और किसको मिला दिया है, आधुनिकतावाद को। क्योंकि व्यवहारवाद और व्यवस्थावाद कौन से सिद्धांत है, ये तो आधुनिक सिद्धांत है। और मैंने कहा था कि यथार्थवाद कौन सा सिद्धांत है, परंपरागत है, तो परंपरागत में आता है। कौटिल्य, होब्स, मैकियावली, ये तो परंपरावादी है ना, मार्गन्थ वगैरह सब परंपरावादी है। आधुनिक में आते हैं डेविड ईस्टन और ये सारे इनके सिस्टम थ्योरी, स्ट्रक्चरल फंक्शन थ्योरी, ठीक है, मार्टिन कैपलोन, खेल सिद्धांत, ये आते हैं इसके अंदर। तो तार्किक चयन सिद्धांत, ये आधुनिक सिद्धांत है। तो नव यथार्थवाद हमें पता चल गया। ये नव क्यों है इतना बता दो मुझे, तो नया क्यों है ये? क्योंकि इसमें मिला दिया गया है व्यवहारवाद या फिर व्यवस्था मिलाया गया, व्यवस्था सिद्धांत। व्यवहारवाद का जो बेटा है उसको मिलाया गया इसके अंदर, नव यथार्थवाद। इसका जो प्रणेता है वो आपने रट रखा है, वो कौन है, केनेथ वाल्टज है। तो आज आप एक काम करेंगे, घर जाते ही और व्हाट्सएप जाते हुए बीच में जब भी पैदल जाओ तो आप किसके बारे में पढ़ेंगे, केनेथ वाल्टज के बारे में। विकिपीडिया के ऊपर जहां भी इसकी फोटो देख लें, थोड़ा सा पढ़ ले कहां का था कहां का नहीं था। केनेथ वाल्टज का ये जो नव यथार्थवाद है इसको कहा जाता है संरचनात्मक, स्ट्रक्चरलिस्ट रियलिज्म या संरचनात्मक यथार्थवाद। अब ये क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि ये जो बल देता है वो राष्ट्र पे नहीं देता बल्कि किसके पे देता है, राष्ट्रों की आपसी संरचना पे देता है, व्यवस्था के ऊपर देता है, इसलिए संरचनात्मक यथार्थवाद बोला जाता है। अब हम चलते हैं मीयरसाइमर के पास। मीयरसाइमर कहता है कि ये जो केनेथ वाल्टज है इसका जो यथार्थवाद है वो कैसा है, रक्षात्मक यथार्थवाद है। और केनेथ वाल्टज किसके बारे में कहता है कि इसका यथार्थवाद तो पुराना है, मेरा नया है, मार्गन्थाउ के बारे, ये तो यहां तक याद हो गया। और मीयरसाइमर केनेथ वाल्टज के बारे में कहता है कि इसका तो है रक्षात्मक और मेरे वाला आक्रामक है। याद हो गया, मीयरसाइमर का तो आक्रामक है, ऑफेंसिव है, और केनेथ वाल्टज का डिफेंसिव रियलिज्म। ठीक, अब हम केनेथ वाल्टज की सीधी चर्चा शुरू करते हैं जिसने नव यथार्थवाद को पैदा किया था। केनेथ वाल्टज की एक पुस्तक है द मैन, स्टेट एंड वार। इसमें वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति के 3 चित्र खींचता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझना है तो आपको कितनी चीजों को समझना होगा, 3 चीजों को समझना होगा। एक द मेन, ह्यूमन इंडिविजुअल या इंडिविजुअल ह्यूमन। दूसरे हैं द स्टेट, द मैन, द स्टेट एंड वार, द स्टेट। और तीसरा है ये है इंटरनेशनल सिस्टम, या इसको हम बार बार सिस्टम नहीं बोल के क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर बोलेंगे, संरचना बोलेंगे।
चाहे सिस्टम बोल दो, चाहे क्या बोल दो, संरचना बोल दो। इंडिविजुअल ह्यूमन, यानी अंतरराष्ट्रीय राजनीति को यह भी प्रभावित करता है, युद्धों को यह भी प्रभावित करता है। वार क्यों होते हैं? तो वार के पीछे कितने काम करते हैं? तीन चीजें काम करती है। एक तो इंडिविजुअल ह्यूमन, आदमी काम करता है, द मैन काम करता है, एक द स्टेट काम करता है, और एक इंटरनेशनल स्ट्रक्चर काम करता है। ये तीन चीजें तो रट लो आप। अब आ गया कि ह्यूमन कैसे काम करता है, क्योंकि गड़बड़ तो सारी कहां से होती है? आदमी से होती है। आदमी शक्ति चाहता है और शक्ति के लिए वो संघर्ष करता है, इसलिए राष्ट्र भी आपस में लड़ते हैं। तो राष्ट्रों का जो मूल स्वभाव वो पैदा कहां से होता है? वो तो मानव से तो होता है। तो ये हो गया। दूसरा हो गया द स्टेट, कि मानव तो स्वभाव पैदा करके रुक जाते हैं, फिर लड़ाई करता कौन है? राष्ट्र करते हैं। राष्ट्र संप्रभु होते हैं, बिलियर्ड बॉल्स की तरह होते हैं, आपस में झगड़ते हैं ये। तो द स्टेट, तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में युद्धों का एक कारण कौन से होते हैं? ये स्टेट होते हैं। ये चालने चलते हैं। तो एक चित्र ये भी बनाते हैं। अब यहीं रुक जाते हैं। यथार्थवादियों का जो पूरा जोर है वो कहां है? इंडिविजुअल ह्यूमन और किस पे है? द स्टेट के ऊपर है। अगर हम चर्चा करें मैकियावेली की, हम चर्चा करें होब्स की, और हम चर्चा करें रूसो की, वो कहता है कि एक जो तार्किक व्यक्ति होता है वो पशु होता है, इसलिए वो झगड़ते हैं, ज्यादा तर्क आता है उनके अंदर, शाणे होते तब झगड़ते हैं। तो ये सारे संघर्ष का मूल कारण किसको मानते हैं बताओ? आदमी को मानते हैं। अब आगे है द स्टेट। मॉर्गेनथाउ जैसे लोग ये किस पे बल देते हैं? इस मानव स्वभाव को कहां ले आते हैं? ये राष्ट्र पे लागू कर देते हैं। होब्स और मैकियावेली राष्ट्र पे नहीं लेके आते इसको, वो तो कहते हैं ये झगड़ालू होते हैं। लेकिन ये इस आदमी को बढ़ाता बढ़ाता पहला नियम ही बना देता है कि राष्ट्र वैसे ही होते हैं। मॉर्गेनथाउ कहते हैं जैसा कौन होता है? मानव। तो ये मानव को समाज से निकाल के और किस लेवल पे ले आया है? एक राष्ट्र बन के लेवल पे ले आया है। फिर यहां राष्ट्र झगड़ते हैं आपस में, जैसे मानव झगड़ते हैं वैसे, विलियर्ड बॉल के वो छोटे छोटे बालों की तरह। अब क्या आ गया? इंटरनेशनल स्ट्रक्चर। यहां जैसे ही यथार्थवाद पूरा होता है, क्या पैदा हो जाता है? ये। और यहां से शुरू होता है नव यथार्थवाद। तो यथार्थवादियों ने तो इस पे बल दिया, और नव यथार्थवाद में किस पे बल दिया? इंटरनेशनल सिस्टम के ऊपर। अब देखिए, इसीलिए तो हम इसको क्या कह रहे हैं? नव। इसीलिए कह रहे हैं कि कैसे प्रभावित है? सिस्टम थ्योरी से। आप सिस्टम कह लो या क्या कह लो, स्ट्रक्चर, संरचना कह लो। स्ट्रक्चरल फंक्शन तो समझ में आ गया। ये कुछ स्ट्रक्चरल फंक्शन भी तो करेगी, तो क्या स्ट्रक्चर कह लो या सिस्टम कह लो। हम बार बार किसका? ढांचे या संरचना का प्रयोग करेंगे, इसके लिए सिस्टम का प्रयोग नहीं करेंगे। ये है नव यथार्थवाद। तब फिर एक पुस्तक लिखी किसने? केनेथ वॉल्टज ने। और पुस्तक लिखी थ्योरीज ऑफ आईपी, और ये लिखी 1979 में। तो 1980 के दशक में क्या पैदा हुआ? नव यथार्थवाद 1980 में। ठीक है, याद हो गया? पहली लाइन ये क्वेश्चन तैयार होगा 1980 के दशक में। फिर ये तैयार हुआ कौन सी पुस्तक से तैयार हुआ? थ्योरीज ऑफ आईपी से तैयार हुआ। और इसने काहे पे बल दिया? अंतरराष्ट्रीय राजनीति की संरचना पे बल दिया। अब हमारे पास मुद्दा आ गया है, इसकी कोर थीम क्या है? कोर थीम है अंतरराष्ट्रीय राजनीति की संरचना। वो विरोध नहीं करता, वो इसमें क्या करता है? सुधार करता है। वो कहता है राष्ट्र तो बने रहेंगे, शक्ति भी। ध्यान रखें, नव यथार्थवाद राष्ट्रों को भी मानता है, नव यथार्थ, अच्छा क्वेश्चन, नव यथार्थ शक्ति को भी मानता है। वो कहते शक्ति गायब थोड़ी होती है, पर वो उतना महत्व नहीं देता राष्ट्र और शक्ति को जितना कौन देते हैं? यथार्थवाद। ये ज्यादा महत्व किसको देता है? अंतरराष्ट्रीय राजनीति की संरचना को देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अब कौन सी पुस्तक है? थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब हमारे पास इससे निकला हुआ है नव यथार्थवाद। अब हम अंतर करते जाएंगे तो समझते भी जाएंगे। पुराने वाला यथार्थवाद ये कहता है कि युद्ध इसलिए होते हैं क्योंकि गड़बड़ किस में है?
मानव के स्वभाव में। तो एक तरफ हम पुराना करते जाएंगे, तो एक तरफ हम यथार्थवाद कर लेते हैं और उसके सामने किसको कर लेते हैं, तब समझ में आ जाएगा हमारे। नव यथार्थवाद। अंतरराष्ट्रीय राजनीति की कुंजी क्या है बताओ? मानव स्वभाव है। जो युद्ध करता है ये कहते हैं मानव स्वभाव नहीं है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति की कुंजी है वो है अंतरराष्ट्रीय संरचना। ये मानव स्वभाव बुरा है, ये इस वजह से गड़बड़ नहीं है, शक्ति संघर्ष नहीं है, बल्कि गड़बड़ ये है कि इनको कंट्रोल करने वाली कोई सुपर पावर नहीं है। अंतरराष्ट्रीय संरचना बांधते बांधते के दबाव डालती है। जैसे जैसे संरचना में परिवर्तन होता जाता है, संघर्ष के स्वरूप भी बदलते जाते हैं। कभी व्यवस्था बहुत ध्रुवीय होती है तो अलग प्रकार के संघर्ष होते हैं, कभी एक ध्रुवीय होती है तो अलग प्रकार के संघर्ष होते हैं, द्विध्रुवीय होती है तो अलग प्रकार के होते हैं। तो अच्छा, अपन छोटी सी चर्चा करें कि मानव का स्वभाव, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम भी मानव था ना, वही स्वभाव होगा, क्योंकि मानव स्वभाव तो बदलता तो है नहीं, वो तो गंदा है तो गंदा ही रहेगा। यथार्थवादी तो यही मानते हैं कि मानव का स्वभाव तो सार्वभौमिक मुद्दा है, वो गंदा है, गंदा था, गंदा है और गंदा रहेगा। तो फिर 1945 के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया गंदे स्वभाव की वजह से, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया, तो 45 से 90 के बीच में बड़े बड़े देश क्यों नहीं लड़े? 90 के बाद बड़े बड़े देश क्यों नहीं लड़े, ये बताओ आप। क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की क्या बदल गई थी? संरचना। पहले व्यवस्था बहुध्रुवीय थी, फिर वो द्विध्रुवीय होगी और फिर एक ध्रुवीय। तो इस अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो भी युद्धों को, अशांति को प्रेरित करता है, वो मानव स्वभाव नहीं करता, बल्कि बदलती हुई अंतरराष्ट्रीय संरचना करती है। तो ये महत्वपूर्ण किसको मानते हैं? अंतरराष्ट्रीय संरचना को मानते हैं। ये कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संरचना में क्या पाई जाती है? अराजकता पाई जाती है। देखिए, ये भी अराजकता को मानते हैं, लेकिन अराजकता की बजाय ये कहते हैं कि महत्वपूर्ण क्या होते हैं? राष्ट्र राज्य। इनका जो मेन एक्टर है वो कौन है? राष्ट्र राज्य। इनका बताओ मेन एक्टर कौन है? इनकी कोर थीम है कि जो चालें चली जाती है वो किसके माध्यम से चली जाती है? राष्ट्र राज्य। राष्ट्र राज्य अपने स्वायत्त और संप्रभुत है, वो कोई भी चाल चल सकते हैं, मर्जी है वो चाल चलते हैं। वो ये कहते हैं कोई मर्जी चाल है नहीं चलते। सारे राष्ट्र राज्य काय से बंधे होते हैं? अंतरराष्ट्रीय संरचना से। वो वही चाल चलते हैं जो अंतरराष्ट्रीय संरचना उनसे कहती है। वही भारत और पाकिस्तान थे जो लड़ते थे शीत युद्ध काल में, क्योंकि इनके ये मोहरे थे, एक को अमेरिका गोद में और एक यूएसएसआर के गोद में, दोनों लड़ रहे हैं। 1990 के बाद क्यों नहीं लड़े? क्योंकि दोनों की क्या बदल गई? वो अंतरराष्ट्रीय संरचना बदल गई। अमेरिका ने कह दिया लड़ लिया है तो ठीक नहीं रहेगा, अब मेरे से पूछ के लड़ना, तुम लड़ो। तो अमेरिका ने उसके बाद किसी को लड़ने नहीं दिया। तो ये हुआ क्या है? क्या बदलती है? संरचना, तब गड़बड़ होती है। तो राष्ट्र राज्य कोई स्वायत्त और संप्रभु नहीं है, बल्कि वो खुद किससे बंधे हुए हैं? अंतरराष्ट्रीय संरचना से। ये कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या चलता रहता है? शक्ति के लिए संघर्ष। ये कहते हैं अकेला संघर्ष ही नहीं होता, बल्कि क्या चलता रहता है? शक्ति भी होती है, लेकिन साथ में क्या होता है? सहयोग भी होता है। ये कहते हैं कि इसकी आगे अब चर्चा कर लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी मुद्दा यह होता है कि इसमें क्या पाई जाती है? अराजकता पाई जाती है। अंतरराष्ट्रीय संरचना अराजक होती है, ये और बड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है इनका। अराजक, ये भी कहते हैं अराजक होते हैं, लेकिन ये अराजकता को कोर थीम मानते हैं। इनका ये कहना है कि संसार में कोई एक वैश्विक शक्ति नहीं होती कभी जो सभी को नियंत्रित कर ले, क्योंकि ऐसा नहीं होता, इसलिए संसार में क्या पाई जाती है? अराजकता। तो अंतरराष्ट्रीय संरचना कैसी है? अराजक है। ये ध्यान रखें, अंतरराष्ट्रीय संरचना अराजक है। अब यथार्थवादी कहते हैं कि चालें कौन चलते हैं? फिर आता है वही मुद्दे पे, राष्ट्र राज्य अपने हिसाब से चलते हैं। बच्चे क्लास में अपने हिसाब से लड़ते हैं, वो मर्जी है तब लड़ेंगे, गुरुजी है तो भी लड़ेंगे। ये कहते ऐसे नहीं लड़ते, ये लड़ते तब है जब गुरुजी
नहीं होते। अंतरराष्ट्रीय संरचना इस प्रकार की है कि उसमें बच्चे ही बच्चे हैं, गुरुजी नहीं है तब लड़ते हैं वो। अगर एक गुरुजी खड़े हो जाएंगे तो लड़ेंगे नहीं। तो अंतरराष्ट्रीय संरचना में क्या पाई जाती है? अराजकता। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संरचना में अराजकता पाई जाती है, इसलिए यहां क्या पाई जाती है? सेल्फ हेल्प पाई जाती है। सेल्फ हेल्प क्या होती है? कि कोई किसी की सहायता नहीं करता, हर एक राष्ट्र को अपनी सहायता स्वयं करनी होती है। क्योंकि हर एक राष्ट्र को सेल्फ हेल्प करनी होती है, तो वो क्या करते हैं? अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं। अब ये शक्ति बढ़ाते क्यों है बताओ? वही मुद्दा, क्योंकि क्या है? अराजकता है। अगर अराजकता नहीं हो, अब गुरुजी हैं और बच्चों को पता है कि एक दूसरे को हम पीट नहीं सकते, क्योंकि कौन खड़े हैं, तो कोई भी बच्चा अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा। बच्चे शक्तियां कब बढ़ाते हैं? दूसरों से दोस्ती कब करते हैं? जब उनको लगता है कि दूसरे बच्चे गुरुजी से डरते नहीं है। तो अगर अराजकता दूर कर दें तो कोई शक्ति बढ़ाने के प्रयास करेगा क्या? कोई नहीं करेगा। हर एक देश इसलिए शक्ति चाहता है क्योंकि व्यवस्था क्या है? अराजक है। अच्छा, आपके पास कितने लोगों के पास पिस्तौल है इस टाइम? किसी के पास नहीं। ज्यादा से ज्यादा आंखों से गोली मार सकता है कोई, है ना? इससे ज्यादा नहीं है आपके पास कुछ भी। क्यों? तो मैं कह रहा था क्यों नहीं है, बताओ आपके पास क्यों नहीं है हथियार? क्यों? आपको पता है कि यहां पुलिस है, इतनी बड़ी शक्तियां विद्यमान है और अराजकता यहां नहीं है, इसलिए हथियार नहीं है। अगर आप अफगानिस्तान में से क्लास में बैठे होते तो आपस में ऐसे हथियारों से खेल रहे होते ना, सीधी स्पष्ट गोलियां चलती वहां तो। ठीक है, चलो आज के गुरुजी को बाहर के देखते हैं, खून कैसा का रहा है, खट खट। तो ये सेल्फ हेल्प की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि क्या है? अराजकता है। अब चूंकि अराजकता है, सेल्फ हेल्प है, तो राष्ट्र क्या करते हैं? शक्ति बढ़ाते हैं। तो शक्ति किस लिए बढ़ाते हैं? तब विचारक अलग अलग मुद्दों पे बढ़ जाते हैं। तब केनेथ वाल्टज कहता है शक्ति इसलिए बढ़ाते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा को अधिकतम करना चाहता है कि मेरे पर कोई खतरा नहीं हो। दूसरे कहते हैं इसलिए नहीं करना चाहता खतरा, बल्कि वो अपनी हेजेमनी बढ़ाना चाहता है, दूसरों को डराना चाहता है। इसलिए मीर साइमर कहता है कि शक्ति किस लिए जरूरत है? दूसरों को डराने के लिए, और एक होती है खुद के डर को रोकने के लिए। तो शक्ति की कितनी चाहत होती है? दो प्रकार से चाहत होती है। एक तो खुद का डर रोके, और कई दूसरों को डराने के लिए भी शक्ति इकट्ठी करते हैं, इसलिए शक्ति इकट्ठी की जाती है। ऐसी व्यवस्था में सिक्योरिटी डायलेमा पाया जाता है। सुरक्षा दुविधा पाई जाती है। सुरक्षा दुविधा का तात्पर्य है एक राष्ट्र शक्ति बढ़ाता है, दूसरे राष्ट्र को दुविधा में, यार मैं क्या करूं, तो वो भी अपनी शक्ति बढ़ाता है। दूसरा बढ़ाता है तो पहला भी अपनी बढ़ाता है। इससे क्या होता है? स्पाइरल रूप से ये क्या करते हैं? अपनी शक्ति बढ़ाते हैं, शक्ति बढ़ती जाती है फिर तो ये सिक्योरिटी डायलेमा पाया जाता है। सेल्फ हेल्प पाई जाती है क्योंकि व्यवस्था क्या है? अराजक है। अराजक क्या चीज है? अंतरराष्ट्रीय संरचना है। ठीक है, तो ये सारा बल इसके ऊपर देते हैं। तो इनके लिए मानव स्वभाव महत्वपूर्ण नहीं है, राष्ट्र राज्य महत्वपूर्ण अभिकर्ता नहीं है। ठीक है, शक्ति के साथ साथ क्या मिलेगा? सहयोग मिलेगा। अराजकता मूल तत्व है, इसकी वजह से सेल्फ हेल्प और क्या है? सिक्योरिटी है। अब ये अंतरराष्ट्रीय संरचना है जिसका स्वरूप बदलता रहता है, उसी हिसाब से संघर्ष के रूप भी बदलते रहते हैं। अब ये अंतरराष्ट्रीय संरचना, अब आप कह दो संरचना कह दो, सिस्टम कह दो, ये कई प्रकार की हो सकती है। ये कई प्रकार की हो सकती है। ये हो सकती है यूनिपोलर, ये हो सकती है बाइपोलर, और ये हो सकती है मल्टीपोलर। पोलर होते हैं ध्रुव, ये एक ध्रुवीय हो सकती है। क्या आपने कभी संसार को एक ध्रुवीय देखा है? कब? 1990 के बाद। ये द्विध्रुवीय हो सकती है, बायोपोलर हो सकती है 45 से 90 तक। और 1914 से पहले जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू नहीं हुआ था तब कैसी थी? वो मल्टीपोलर थी। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं विश्व किस ओर जा रहा है। भारत, चीन, ब्राजील,
यूरोपियन यूनियन ये उभर रहे हैं, तो मल्टीपोलर की ओर जा रहा है। तो संरचना कितने प्रकार की हो सकती है? 3 प्रकार की, यूनिपोलर, बायोपोलर और मल्टीपोलर। अब केनेथ वाल्टज कहता है कि इसमें, एक मिनट, सबसे अच्छी व्यवस्था कौन सी है? ये कि सबसे अच्छी संरचना है वो कौन सी है? बायोपोलर है। कि क्योंकि बायोपोलर थी, इसीलिए 1962 का जो युद्ध था वो विश्व युद्ध में चेंज है। वो मिसाइल संकट क्या में चेंज नहीं हुआ? ये विश्व युद्ध में चेंज नहीं हुआ, क्योंकि 2 देश थे, उन्होंने अपने व्यवहार को नियंत्रित कर लिया। लेकिन जब बहुत सारे होते हैं तो व्यवहार को नियंत्रित करना क्या होता है? मुश्किल होता है, क्योंकि उनमें से एक आधा काचर का बीज जरूर होता है ना? वो तो जानते हो आप। हाँ, तो 2 तो नहीं लड़ते, लेकिन ऐसा कोई पैदा हो जाता है वो गड़बड़ कर देता है। आप पूछो। अच्छा, अराजकता एक स्थायी स्थिति है। क्या लिखा हुआ है? अराजकता अस्थायी है? नहीं, अराजकता है कि अराजकता क्या दूर की जा सकती है क्या? तो ये कहते हैं अराजकता तो रहेगी। ये इसी के ऊपर तो बेस्ट है पूरा नव यथार्थवादी। अराजकता एक स्थायी स्थिति है। आप चाहे विश्व यूनिवर्सल हो, बायोपोलर हो, चाहे मल्टीपोलर हो, अराजकता तो रहेगी। तो क्या यूनिपोलर में नहीं थी? तो हम कह रहे हैं यूनिपोलर में अराजकता नहीं थी। भाई केनेथ वाल्टज ये थोड़ी कहते हैं, ये तो कहते हैं अंतरराष्ट्रीय जो संरचना है वो कैसी है? अराजकता। यही से इनका मुद्दा शुरू होता है। ये अंतरराष्ट्रीय संरचना। अच्छा, अब आया इन्हें बहुत ही मजेदार, ये फंस के कहां गए, उल्टा फंस गए। ये कह रहे हैं कि जब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में अराजकता स्थायी तत्व है, तो ये फिर अंतरराष्ट्रीय संरचना का निर्माण क्यों कर रहे हैं? ये अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए संरचना का निर्माण नहीं कर रहे हैं, बल्कि तो ये बता रहे हैं कि विभिन्न देशों के जो आपसी संबंध है उनको नियंत्रित करने वाला कोई भी नहीं है। ये है अंतरराष्ट्रीय संरचना। यहां अंतरराष्ट्रीय संरचना का तात्पर्य ये नहीं है कि विभिन्न देश आपस में प्रेम पूर्वक बंधे हुए हैं। आप अंतरराष्ट्रीय संरचना का जो मतलब लगा रहे हो वो आप विश्व संघ के रूप में मत लगाओ। अंतरराष्ट्रीय संरचना का तात्पर्य ये है कि अंतरराष्ट्रीय संरचना या तो ऐसी है, या फिर ये ऐसी है, और या फिर ये ऐसी है। ये है संरचना। इसका तात्पर्य ये नहीं है, यहां संरचना का तात्पर्य ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि विभिन्न देशों ने आपस में क्या बना रखे हैं, संगठन बना रखे हैं। ये नहीं कह रहा। ये कह विश्व का ढांचा इस प्रकार का तैयार हो रखा है कि उसमें क्या पाई जाती है? ये ढांचे की चर्चा कर रहे हैं, सिस्टम की चर्चा कर रहे हैं कि सिस्टम ही ऐसा है। तो ये सहयोग की, इसकी चर्चा नहीं कर रही कि ये सहयोगपूर्ण संरचना है कोई। यहां संरचना का तात्पर्य क्या है? एक अराजकतापूर्ण अंतरराष्ट्रीय ढांचा है। अब ये बताओ, अराजकतापूर्ण अंतरराष्ट्रीय ढांचे की व्याख्या क्या हो सकती है? एक एनार्कियल इंटरनेशनल स्ट्रक्चर की क्या व्याख्या होगी? कि इसमें बहुत सारे देश हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं है कि सबके व्यवहार को नियंत्रित कर सके। इसलिए वो सारे देश आपस में झगड़ते हैं। तो झगड़ते इसलिए नहीं है कि वो संप्रभु है, बल्कि झगड़ते इसलिए है कि उनको दबाने वाला कोई नहीं है। ये है अंतरराष्ट्रीय अराजक संरचना, इसकी ये है व्याख्या। तो हमने ये सारी चर्चाएं की। तो ये ना बहुत ही हमने जो, अगर आप इनका बेस कोर थीम अब पता करना चाहें तो राष्ट्रीय राज्य की बजाय महत्वपूर्ण है अंतरराष्ट्रीय संरचना। अंतरराष्ट्रीय संरचना की विशेषता है अराजकता। अराजकता की वजह से हरेक राष्ट्र शक्ति के लिए संघर्ष करता है ताकि वो अपनी सिक्योरिटी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। उसके बाद हमने चर्चा की संरचना ये कई प्रकार की हो सकती है। जैसे जैसे महाशक्तियों की क्षमताएं यहां वहां होती है, महाशक्तियां घटती और बढ़ती है। देखिए, क्षमताएं बदलते ही महाशक्तियां खत्म हो जाती है, महाशक्तियां बन जाती है। एक देश की क्षमता बढ़ी, दूसरे देश की क्षमता बढ़ी, कितनी महाशक्तियां होगी? 2। 4 देशों की क्षमताएं बढ़ी, महाशक्तियां 4। और जैसे 4 महाशक्तियां 5 महाशक्तियां, वैश्विक व्यवस्था संरचना बदल के क्या हो गई?
2 से बढ़ के ज्यादा होती बहुध्रुवीय हो गई, और 5-7 से घट के 2 हुई द्विध्रुवीय हो गई, और एक महाशक्ति की क्षमता कम हो गई तो एक ध्रुवीय हो गई। तो ऐसे करके संरचनाएं बदलती रहती है। क्यों बदलती है संरचना, बताओ? नहीं, शक्ति स्वरूप नहीं, नहीं, संरचना क्यों बदलती है? क्योंकि विभिन्न देशों की क्षमता, अब रूस यूएसएसआर गायब क्यों हो गया बताओ? क्योंकि क्षमता क्या हो गई थी? कम हो गई थी। ब्रिटेन बर्बाद क्यों हो गया? क्योंकि क्षमता कम हो गई। तो क्षमताएं कम ज्यादा होती रहती है राष्ट्रों की, इस वजह से महाशक्तियां गिरती और खड़ी होती रहती है, कुछ गिर जाती है, कुछ खड़ी हो जाती है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय संरचना बदलती रहती है। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति स्थिर है या अस्थिर है? अस्थिर है। यूनिपोलर, बायोपोलर, मल्टीपोलर घूमती रहती है, लेकिन है कैसी? अराजक है। अब ये कहता है कि अगर आपको इस अंतरराष्ट्रीय संरचना को समझना है तो आपको 3 चीजों को समझना होगा। एक है ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है, इसको क्या बोलता है, क्षमता कह दो, क्षमता का वितरण, और तीसरा एक और बताता है? ये क्षमताओं का वितरण तो डिफरेंट होता है, सब में अलग अलग। मैंने कोई मिला तो नहीं दिया कोई। ये 3 है, ये कई बार ये महत्वपूर्ण, इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है इकाइयों का विभेदीकरण, या इकाइयों की क्षमता कह दो, इकाइयों की क्षमता। कि संसार में भांति भांति के क्या पाए जाते हैं, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, अंतरराष्ट्रीय संरचना अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है। इकाइयों में डिफरेंस पाया जाता है। सभी इकाइयां समान क्षमता वाली नहीं होती, कुछ शक्तिशाली होती है और कुछ कमजोर होती है। इनकी कमजोरी का मूल कारण क्या है? क्षमता का वितरण। अब फिर देख लेते हैं, आप कैसे कर लो कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अलग अलग प्रकार का, यूनिपोलर, बायोपोलर, मल्टीपोलर हो सकता है। पहले तो ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग प्रकार के हो सकते, नंबर 1। दूसरा होता है कि इकाइयों की क्षमता क्या होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। कोई भी महाशक्ति बनती काय से? अपनी क्षमता से होती है। जिसके पास क्षमता का ज्यादा वितरण हो गया है वो सुपर पावर बन जाती है, जिसके पास नहीं होती वो कहां गिर जाती है? नीचे गिर जाती है। तो एक तो है ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, एक है इकाइयों की अलग अलग क्षमताएं, और एक है क्षमता का वितरण। तो ये अंतरराष्ट्रीय संरचना कितनी चीजों से प्रभावित होती है? 3 चीजों से प्रभावित होती है। तो ये क्वेश्चन इस बार ध्यान रखना, ये आ सकता है, तो ये ना एक कभी भी पूछा नहीं गया। ये 3 चीजें हैं इसकी अंतरराष्ट्रीय संरचना से संबंधित। अब आ गया शक्ति का वितरण। अब और देखो एक मजेदार चीज, शक्ति तो देखो है, राष्ट्र भी है, शक्ति भी है, लेकिन ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने कौन मानते हैं? यथार्थवादी। अब आ गया कि शक्ति का वितरण है, वो किस आधार पे? यही पूछ रहे हैं, ये शक्ति किस प्रकार की है? शक्ति है आपकी अकेली सैन्य शक्ति नहीं है, बल्कि शक्ति है आपके पास आर्थिक शक्ति, आपके पास सांस्कृतिक शक्ति। शक्ति है ना, उसके विभिन्न रूप होते हैं, कोई एक निश्चित प्रकार की सैन्य शक्ति नहीं होती। यथार्थवादी तो सारी कौन सी शक्ति को मानते हैं? सैन्य शक्ति को। और ये क्या कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र की क्षमता का निर्धारण, उसकी कैपेसिटी का निर्धारण सिर्फ सैन्य शक्ति से नहीं होता, बल्कि और प्रकार की शक्तियों की भी उसको जरूरत पड़ती है। आज हमने देखा कि यूएसएसआर के पास हथियारों की कमी नहीं है, परमाणु बम तो बहुत ही है, पर उसके पास तो गड़बड़ क्या है? चीन कुछ नहीं समझता, उसके पास चीन से ज्यादा परमाणु हथियार है, ज्यादा हथियार है उसके पास, फिर भी चीन से दबता क्यों है वो? उसके पास आर्थिक शक्ति नहीं है, उसके पास कल्चरल पावर नहीं है। तो शक्ति का जो निर्माण होता है, क्षमता का जो निर्माण होता है, वो केवल सेना से नहीं होता, बल्कि क्षमता निर्माण किससे होता है? भांति भांति के आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य तत्वों से भी होता है। सैनिक के साथ साथ वो भी है, बाकी मध्य भी है। तो ये हमने अंतरराष्ट्रीय संरचना की
किसकी चर्चा पूरी हो गई? नव यथार्थवाद की। अंतरराष्ट्रीय संरचना मानव स्वभाव के बजाय ये अराजक है, सिक्योरिटी डायलेमा है और सेल्फ हेल्प है। ये केनेथ वाल्टज हो गया। अब ये नव यथार्थवादी है ना, ये मूलतः कितने प्रकार के? हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, ये दो प्रकार के। एक है वो कौन से हैं? रक्षात्मक, थोड़ा सा ही बचा है, डिफेंसिव है। दूसरे कौन से हैं? आक्रामक है। अब ये मुख्य मुद्दा तो हो गया। ये चाहते हैं अपनी सुरक्षा और ये चाहते हैं हेजेमनी। बस इतना समझ लो आप। अब देखो, सुरक्षा में हेजेमनी में क्या फर्क है बताओ? ये तो कहते हैं हम येन कह के बरत जाएं बस, और ये कहते हैं हम दूसरों को डराएंगे। हम ये खुद डर से बचना चाहते हैं, औरों को डराना चाहते हैं। तो रक्षात्मक इसमें तो एक ही है, वो है मीरसाइमर। मीरसाइमर की पुस्तक आप याद कर लो, ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। ये 2001 के पास आई थी। आक्रामक मीरसाइमर, ये तो कह रहा हूं मीरसाइमर, ये आ गया ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। और इसमें कौन आ गया? इसमें आ गया, शुरुआत किससे कर ली हमने? केनेथ वाल्टज से। ऊपर ऊपर इसको लिख लेना चलो। फिर इसी में आ गया आपका मस्टन टूडो। इसी में आपका आ गया स्नाइडर, ठीक है, ये आगे। फिर कुछ और नव यथार्थवादी, बेरूबजान वगैरह, ये सारे। तो ये हमने एक और प्रकार का यथार्थवाद कर लिया। कौन सा? नव यथार्थवाद।